Hello friends, welcome to Super10 Academy. This is the third lecture of polity and today we are going to discuss preamble, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना या preamble हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको सबसे बाद में लिखा गया, लेकिन ये पूरी तरह से एक फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका पूरा निचोड़ है, जिसे कई बार सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से अगर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ना भी पढ़ें और सिर्फ हम प्रीएम्बल को पढ़ लें तो उससे भी हमें बहुत हद तक एक आइडिया हो जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना होगा, उनके थॉट प्रोसेस क्या हैं। तो प्रीएम्बल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक शब्द अपना एक महत्व रखता है, जिसका अच्छा खासा एक मीनिंग है और हर एक शब्द पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। और यही वजह है कि इन्हीं शब्दों को लेकर कई सारे आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ज़रूरत पड़ जाती है प्रीएम्बल की। जैसे कई बार ऐसा होता है कि वो रूल या वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है जिसके ऊपर जजमेंट देना है सुप्रीम कोर्ट को, और जब वो डिसीजन नहीं ले पाती है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, ऐसी कंडीशन में वो अपने जजमेंट को बेहतर करने के लिए प्रीएम्बल का सहारा लेते हैं। तो प्रीएम्बल में लिखी हुई हर एक बात, हर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो वो उतनी ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी हो ही जाएगी। अब अगर हम कहें कि इसके जो शब्द लिए गए हैं वो कहाँ से लिए हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन दिया था 22 जनवरी 1947 को, और उसमें जो वर्ड हैं वो सारे वर्ड रिफ्लेक्ट होते हैं प्रीएम्बल में। तो प्रीएम्बल में जो बातें कही गई हैं उन सबको हमें ध्यान रखना है। जैसे कि पहला जो शब्द है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, जो पहली लाइन है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, या फिर हम कहें हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग या बी द पीपल ऑफ इंडिया इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि भारत में जो सबसे पावरफुल है वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पीपल ऑफ इंडिया है। क्योंकि कोई भी देश बनता ही क्यों है, जब वहाँ पर लोग होते हैं। तो अगर पीपल ही नहीं है तो वो देश भी नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा जो है हमारे देश में वो पीपल ऑफ इंडिया है। अब इसके बाद जो वर्ड आता है वो आता है सॉवरेन। तो अगर हम सॉवरेन की बात करें, या हम इसे हिंदी में संप्रभु कहते हैं। संप्रभु से हमारा मतलब होता है, या सॉवरेन से हमारा मतलब होता है एक ऐसा देश जिसके सारे डिसीजन खुद के होते हैं बजाय किसी बाहरी ताकत के। तो हमारा देश तो कभी सॉवरेन या संप्रभु नहीं रहा, या हिंदी में हम इसे प्रभुत्व संपन्न कह रहे हैं। संप्रभु भी बोला जाता है और प्रभुत्व संपन्न भी। तो सॉवरेन होने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो कोई दूसरा देश उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हमारे खुद के डिसीजन, हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल जो भी चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाती हैं। हम कब सॉवरेन बने, तो ये वक्त था 26 जनवरी 1950 को, 1950 में, जब हमने संविधान को लागू किया और उसी दिन से हमने क्राउन ऑफ इंग्लैंड को सीज कर दिया हमारे यहाँ की लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से। मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कर दिया क्राउन ऑफ इंग्लैंड को और साथ ही साथ फिर भारत का कोई भी सिटीजन ब्रिटिश क्राउन के लिए एलिजियंस नहीं रहा, मतलब उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा, और यहाँ से हम एक सॉवरेन कंट्री बन गए। तो सॉवरेन हर एक कंट्री नहीं होती है, क्योंकि जो देश किसी दूसरे देश का गुलाम है या जिसका
इन्फ्लुएंस है दूसरे देश पर, उसके डिसीजंस पर, वो पूरी तरह से सॉवरेन कंट्री नहीं हो सकती है। दूसरा जो वर्ड आता है इसमें वो आता है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट से हमारा क्या मतलब है? सोशलिस्ट से हमारा मतलब है कि ऐसा देश जिसमें हम हर एक को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, या हिंदी में हम इसे समाजवादी कहते हैं। तो समाजवादी या सोशलिस्ट एक ऐसी कंट्री जिसमें सभी को बराबर करने की कोशिश की जाएगी, ना तो कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। तो जब गरीब अमीर का फ़र्क गिर जाएगा तब हम उसे एक परफेक्टली सोशलिस्ट कंट्री कह सकते हैं। सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में शुरुआत से नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट या 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो सोशलिस्ट के लिए हमारा देश क्या करता है? तो हम जितनी भी योजनाएं अगर हम देखें तो वो ज़्यादातर योजनाएं गरीबों के लिए होती हैं। मतलब हम सरकार कर क्या रही है? गरीबों को पैसा दे रही है, लेकिन वो पैसा लाती कहाँ से है? तो वो हम पर टैक्स लगाती है। टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास और हायर क्लास के लोग। तो हायर क्लास के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि हमने जो हायर क्लास है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वहाँ से पैसा लिया और हमने उसको गरीबों में बांट दिया। यही एक वेलफेयर स्टेट की थ्योरी होती है, और इसी वजह से हम एक सोशलिस्ट कंट्री कहलाते हैं, क्योंकि हम गरीबों को भी उस लेवल पर लाना चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, और अमीरों को भी हम इस लेवल पर लाना चाहते हैं कि सभी लगभग बराबर हो जाए। हालांकि अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाना एक नेगेटिविटी को दर्शाता है, लेकिन एक सोशलिस्ट कंट्री बनने के लिए ये ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड वर्ड है इसमें सेकुलर। सेकुलर को हम पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा देश किसी भी धर्म को नहीं मानता है, ना वो हिंदू धर्म को मानता है, ना ही वो इस्लाम को, ना ही वो सिख को, या ना ही वो जैन या क्रिश्चियन को। तो अब ये एक नेगेटिव वर्ड होता है वैसे तो सेकुलर, क्योंकि आप किसी धर्म को नहीं मानते हो। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को बराबर मानता है, वो हर एक धर्म को इक्वली मानकर ट्रीट करता है। सीधा सा मतलब ये है कि हमें भेदभाव नहीं करना है धर्म के आधार पर, इसलिए सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। सेकुलर वर्ड भी अगेन सोशलिस्ट की तरह ही 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। 3 शब्द ऐसे थे जो जोड़े गए थे। फिलहाल हमने 2 शब्द जान लिए, सोशलिस्ट और सेकुलर, जो आगे मैंने लिखे भी हैं लेक्चर में कि वो कब जोड़े गए थे। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या इसको हम कहते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए, डेमोक्रेसी को हम बहुत हद तक तो समझ चुके होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता है हर एक देश के लिए। जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो प्रतिनिधि वाली डेमोक्रेसी है। तो प्रतिनिधि वाली डेमोक्रेसी में होता क्या है कि गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो, उस पर कभी भी डायरेक्टली कोई पीपल कंट्रोल नहीं कर सकता है। मतलब कोई आम इंसान उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। उस पर जो कंट्रोल करते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए लोग करते हैं। तो हम अपने यहाँ की जो भी बॉडी देखेंगे, जो भी पावरफुल बॉडीज़ हैं, उनमें कोई आम इंसान काम नहीं करता है, उसमें वही लोग काम करते हैं जनता के द्वारा चुने हुए हैं, मतलब उनके प्रतिनिधि हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब अगर हम देखें तो सबसे जो पावरफुल होता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है वो चलती कहाँ से है? तो वो हर एक डिसीजन जो मानता है, जो करता है प्रेसिडेंट, वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, इनकी एडवाइस पर करता है, इनकी सलाह पर करता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। लेकिन वो इतने पावरफुल कैसे बने? तो उनको पावरफुल किसने बनाया? जितने भी सांसद हैं देश में, उन्होंने मेजॉरिटी जो पार्टी है उनको ये पावर दिया है कि उससे प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, उसी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने जाएंगे। और उन सांसदों को किसने चुना है? तो हम लोगों ने चुना है, मतलब आम लोगों ने। तो इस तरह से एक डेमोक्रेसी हमारे यहाँ काम करती है, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं।
अब ये कोई बहुत परफेक्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने देश में देखें तो जैसे 2019 का चुनाव है, तो हम जानते हैं कि इस बार बीजेपी ने 300 के ऊपर सीटें जीती और वो पूरे बहुमत से भारत में आई है एक बार फिर से। बट अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो उनका वोटिंग परसेंट सिर्फ 39% है। इसका मतलब है कि 39% लोग चाहते थे कि बीजेपी पार्टी देश पर राज्य करे, जबकि 61% लोग नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी चुना किसे गया? 39% के व्यू को। तो ये परफेक्ट भले ही नहीं है, होना तो ये चाहिए था कि 50% से ज़्यादा लोग जब तक किसी को नहीं चुनते तब तक तो वो राज करना नहीं चाहिए। लेकिन ये पिछली चीज़ों से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि किसी भी देश का स्ट्रक्चर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम आज जो डेमोक्रेसी देखते हैं वो पुराने ज़माने से अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ही अच्छी है। इसलिए अगर कोई इसको इस तरह से क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश भी करे तब भी वो बहुत गलत है, क्योंकि हम अगर अपने 2000-3000 सालों का एक इतिहास देखें तो उस कंडीशन में देखेंगे तो आज का समय सबसे बेहतर समय है। भले ही हम सरकार पर या किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि हमारे जो अधिकार हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, वो आज इतनी ज़्यादा सिक्योर हैं जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। देन आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक अगेन एक बहुत बड़ा वर्ड है। हर एक देश रिपब्लिक नहीं होता है। रिपब्लिक का सीधा सा मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, या जिसे हम हिंदी में गणराज्य कहते हैं, तो गणराज्य का भी मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो सबसे बड़ा इंसान है, जैसे हमारे देश में जो प्रेसिडेंट कहलाता है, अगर वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, अगर वो चुनकर आता है, तब उस देश को हम रिपब्लिक कहते हैं। और अगर वो हेरिडिटी के तहत आता है, मतलब वो जन्मजात होता है, जैसे कि हम यूके को देखें, यूनाइटेड किंगडम को, तो वहाँ का प्रधानमंत्री अगर हम कहें तो वहाँ का किंग होता है, वहाँ की क्वीन होती हैं। जैसे जो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड हैं, वो इस समय वहाँ की क्वीन हैं इंग्लैंड के। तो वो जब तक रहेंगी जीवन में तब तक वो वहाँ की हेड ऑफ स्टेट बनी रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा देश है जो रिपब्लिक नहीं है। तो भारत सॉवरेन भी है और रिपब्लिक भी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक देश सॉवरेन और रिपब्लिक हो। हम ऐसे बहुत बड़े देशों को भी जानते हैं जो सॉवरेन हैं लेकिन रिपब्लिक नहीं हो पाते हैं। जैसे कि कॉमनवेल्थ में जितने भी देश आते हैं, हमने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन सुना होगा। इंडिया जब पूरी तरह से सॉवरेन बना, जब संप्रभु बना, तब भारत ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को नहीं छोड़ा। 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की मेंबरशिप को चुना था, आज जिसमें 54 कंट्रीज हैं, जिसमें से 33 पूरी तरह से रिपब्लिक हैं। वो सॉवरेन भी है और रिपब्लिक भी हैं। मतलब वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा चुना जाता है, या फिर खुद ही जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट को हम नहीं चुनते हैं, लेकिन हमने विधायकों को चुना है, एमएलए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना है, और वो लोग जाकर फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट तरीका है, जबकि कई देशों में हम डायरेक्टली ही अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। कुछ देश ऐसे हैं कॉमनवेल्थ में जिन्हें हम कॉमनवेल्थ रिल्म्स कहते हैं, और ये 16 कंट्रीज हैं टोटल। और ये ऐसे देश हैं जहाँ पर जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड हैं वो उनकी भी क्वीन कहलाती हैं। और इनमें काफ़ी बड़े देश भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेसिडेंट है वो नहीं होगा, वहाँ की जो क्वीन है इंग्लैंड की, वो एक्चुअल में वहाँ की क्वीन कहलाएंगी। तो जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहलाएंगी। इसी तरह से वो क्वीन ऑफ न्यूजीलैंड भी कहलाएंगी। इसी तरह से वो क्वीन ऑफ कनाडा भी कहलाएंगे, जमैका भी कहलाएंगी, सेंट लूसिया भी कहलाएंगे। तो ऐसे 16 कंट्रीज हैं टोटल जो अब इंग्लैंड की महारानी को ही अपने देश का हेड ऑफ स्टेट मानते हैं। तो ऐसे देश रिपब्लिक कहीं से भी नहीं है, लेकिन ऐसे देश सॉवरेन पूरी तरह से है। क्योंकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता है कि रानी जो कहेगी उस तरह से काम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि
इन लोगों ने ये चीज़ चुनी इसलिए है, इनका जो इतिहास रहा है कि इंग्लैंड ने जब अपना पावर बढ़ाया तो वो हर एक देश में अपने इमिग्रेंट्स भेजने लगा। जैसे उसने अमेरिका में अपने लोगों को भेजा, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, उन्होंने कनाडा में भेजा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या ऐसे जितने भी देश थे जहाँ पहले से लोग नहीं रह रहे हैं या पहले काफ़ी कम लोग रह रहे हैं या फिर बहुत कमज़ोर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन एक समय के बाद क्या स्थिति बनी कि वो लोगों के भी अधिकार का जो पूरा प्रोसीजर था वो इंग्लैंड के थ्रू ही चलता था। मतलब ऑस्ट्रेलिया का इंसान अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता था, वो इंग्लैंड के डिसीजन पर काम करता था, या अमेरिका का इंसान अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता था, वो इंग्लैंड के डिसीजन के अकॉर्डिंग चलता था। तो शुरुआती पीढ़ी तो इस चीज़ से संतुष्ट रहती है क्योंकि उनके अंदर देश की भावना होती है कि हम इंग्लैंड से ही आए हैं तो हम अंग्रेज हैं और हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग मानना चाहिए उनकी बातों को। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती जाती हैं, 200-300 साल होते जाते हैं, तो फिर नई पीढ़ी नहीं चाहती और वो भूल भी जाती है उस कनेक्शन को कि हम कभी इंग्लैंड के थे। तो ऐसी कंडीशन में वो देश खुद को अलग कर लेते हैं अपने पुराने देश से। तो अमेरिका ने तो पूरी तरह से इंग्लैंड को छोड़ दिया था, लेकिन कुछ देश हैं जो आज तक नहीं छोड़ पाए हैं। लेकिन इन जितने भी देश हैं इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो एलिजाबेथ हैं वो क्या हैं और वो क्या चाहती हैं। उनके डिसीजन हमेशा, उन देशों के डिसीजन हमेशा वही रहते हैं जो वो चाहते हैं। तो इसका मतलब वो रिपब्लिक भले ही नहीं है लेकिन वो सॉवरेन पूरी तरह से हैं। तो आई होप कि आपको ये पांचों शब्द समझ आ गए हों। ये पांचों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं अभी तक, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। देन आता है रिपब्लिक के बाद क्या है कि एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, या हिंदी में हम देखें तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो तीनों न्याय से हमारा मतलब क्या है, हम क्या चाहते हैं। अगर हमारा सोशल जस्टिस है तो सोशल जस्टिस से हमारा सीधा सा मतलब है कि हमें सोशल इम्बैलेंस को हटाना है। तो सोशल इम्बैलेंस को हटाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे, और वो किस तरह से करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल को फॉर्म करके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये प्रॉमिस किया है हमारे देश के लोगों को कि हम सोशल जस्टिस लाएंगे, और उसकी कोशिश हमेशा होती रहती है। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस से हमारा सीधा सा मतलब है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट बनना है, जिसकी मैंने अभी बात की थी। एक सोशलिस्ट कंट्री, सोशलिस्ट वर्ड बाद में आया, लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस पहले से ही सोशलिस्ट कंडीशन को दिखा रहा था, क्योंकि हम इसमें एक वेलफेयर स्टेट की भूमिका निभा रहे हैं इकोनॉमिक जस्टिस के द्वारा। तो ये दिखाता है कि कैसे हम अमीरों से टैक्स लगाकर गरीबों में वो पैसा योजनाओं के थ्रू दे देते हैं, और इस तरह से हम जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, जो इकोनॉमी का डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस से हमारा सीधा सा मतलब है कि हमें सभी को बराबरी का दर्जा देना है पॉलिटिकल फॉर्म में। तो पॉलिटिकल फॉर्म में या तो अगर हम कहें कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो हर एक इंसान को मौका दिया जाता है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। उसको एक पर्टिकुलर एज कवर करनी है और उसको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लेना है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ तक उसे पहुँचना है और वो फिर इलेक्शन लड़ सकता है। उसी की तरह अगर वो वोट देना चाहता है तो उसका भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि वो 18 साल से ज़्यादा है तो वो वोट दे सकता है। तो इस तरह से हमने पॉलिटिकल जस्टिस को भी चुना। अब पॉलिटिकल जस्टिस इतने से कंप्लीट नहीं हो जाता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम उसको अच्छे से बेहतर करता चला जाता है। जैसे अगर हम देखें तो पॉलिटिकल जस्टिस का एक मीनिंग ये भी है कि हमें अधिकार होना चाहिए कि हम अपने द्वारा सबसे सही इंसान को चुन सकें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे सामने अच्छे ऑप्शन होते ही नहीं हैं। कई बार जो 4 लोग एक जगह से खड़े हुए हैं, 4 नेता जो वहाँ के उम्मीदवार हैं, हो सकता है जनता उन चारों में से किसी को भी पसंद ना करती हो। तब ऐसी कंडीशन में हम किसे चुनेंगे? तो इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के समय
2013 के समय एक नई चीज़ लाए थे जिसको हम नोटा कहते हैं। नोटा आप अच्छे से जानते होंगे, आप जिन्होंने भी वोट दिया होगा वो नोटा को जानते होंगे। तो ये एक तरह से नेगेटिव वोटिंग है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जनता ये दिखा सकती है इसके द्वारा कि हमें इनमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद है ही नहीं, इसलिए हम किसी को भी वोट नहीं दे रहे हैं। तो ये भी किसके थ्रू आया है? पॉलिटिकल जस्टिस के थ्रू। तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीएम्बल में जो भी कुछ लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस हर एक शब्द का बहुत मतलब है और उसके थ्रू ही देश में आगे चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगेन आई रिपीट, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इनके लिए हमें आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं। तो हमें मालूम है आज के समय में कि हम कोई भी थॉट रख सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। हम कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, बस वो एक्सप्रेशन हमारे देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को ना तोड़ता हो, वो किसी को मानहानि ना पहुंचाता हो, तो हम ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को दे सकते हैं, इसकी हमें पूरी छूट है। हम कोई भी बिलीफ रख सकते हैं, हम कोई भी विश्वास रख सकते हैं, इसके लिए हमें कोई नहीं रोकेगा। हम किसी भी भगवान को मान सकते हैं, इवन हम अपने खुद के भगवान भी बना लें तो हमें कोई नहीं रोकेगा। जैसे शायद गुजरात में एक इंसान है जिसने अभी 1-2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप को भगवान मान रखा और वो पूजा करता है, तो उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप उसके भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो कोई इलीगल काम कर रहा है, तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको इस आधार पे इलीगल या उसको क्राइम या किसी भी तरह के गलत काम के लिए नहीं मान सकती है। देन फेथ, तो हम किसी भी चीज़ के प्रति फेथ रख सकते हैं और वर्शिप भी कर सकते हैं। तो अगेन बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप तीनों एक ही तरह की बातें होती हैं कि हम किसी भी चीज़ में विश्वास रख सकते हैं, उस धर्म की हम उपासना कर सकते हैं, उस धर्म को हम मान सकते हैं। इसके लिए हमें कभी कोई नहीं रोकेगा। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी दिया गया है। ये 25 और 26 में हमें बताया गया है कि हम कोई भी बिलीफ रख सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं। और जो विचार और अभिव्यक्ति है, मतलब जो थॉट एंड एक्सप्रेशन है, वो आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 में है। ये भी अगेन फंडामेंटल राइट का ही हमारा पार्ट है। तो ये प्रीएम्बल का भी पार्ट है जो दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या सिक्योर करता है? इक्वालिटी से हमारा सीधा सा मतलब है कि हमारे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हैं, हमारे जितने भी भेदभाव हैं, हम उनको इलीगल घोषित करना चाहते हैं, जो एक सिटीजन से दूसरे सिटीजन में फैलते हैं। कि एक इंसान दूसरे इंसान से जो भेदभाव करता है किसी भी बेसिस पर, जो 5 बेसिस हैं हमारे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब हमारे धर्म, हमारे रेस मतलब हमारा कलर कि हम गोरे हैं या काले हैं या किस कलर के हैं, या हमारी कास्ट जो आज हमारी शायद इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कास्ट। सेक्स मतलब जेंडर कि हम स्त्री पुरुष के हिसाब से अगर हम जो अंतर करते हैं, या प्लेस ऑफ बर्थ कि हमने कहाँ जन्म लिया उसके आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करते हैं। तो हमें ऐसे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल घोषित करना है। यही कारण है कि हमारे देश में अनटचेबिलिटी के लिए कानून बनाए गए हैं। अनटचेबिलिटी या इसे हम हिंदी में अस्पृश्यता कहते हैं या छुआछूत कहते हैं। तो ये बहुत ही घटिया चीज़ है कि आज 70 साल बाद भी हम उसके लिए हमें कानून बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वो हमारे देश में आज भी एग्जिस्ट करती है। तो ये आर्टिकल 17 है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि कोई भी अगर अनटचेबिलिटी वाला कोई भी काम करता है कि किसी के प्रति छुआछूत की भावना रखता है, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में मान लिया जाएगा और उसको जेल में रखा जाएगा। तो ये सब हमने कहाँ से सीखा है? ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा है और ये प्रीएम्बल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो पहला स्टेटस, दूसरा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी से हमारा सीधा सा मतलब है कि हमें किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें सभी को बराबर मौके देने हैं। हालांकि रिजर्वेशन इसमें एक ऐसा पार्ट है जो डिस्क्रिमिनेशन को लाता है, लेकिन वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, क्योंकि
हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर जो वर्ग है उसने कई सालों तक बहुत बुरी स्थिति सही है, वो निचले तबके के लोग हैं। तो जब तक हम उन्हें उठाएंगे नहीं, जब तक हम उनके साथ सोशल जस्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो रियल अपॉर्चुनिटी में बराबरी का दर्जा नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमने उनको इक्वलिटी देने के लिए रिजर्वेशन को चुना। इसके बाद वर्ड जो आता है वो आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी से हमारा मतलब है बंधुता। तो ये पूरा जो सेंटेंस है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो हमें फ्रेटर्निटी बढ़ानी है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी का सीधा सा मतलब होता है भाईचारा। तो भाईचारे से हमारा मतलब है डिग्निटी के साथ भाईचारा, हर एक इंसान की डिग्निटी। तो हम जितने भी डाइवर्स कितने भी बने रहें, हम कितने भी लैंग्वेज को माने, हम कितनी भी कास्ट को माने, हम कितने भी धर्म को माने, लेकिन उसके साथ हमें एक चीज़ हमेशा मानकर चलनी है कि हम सभी भाई हैं, हम सभी आपस में एक हैं। इसीलिए देश बना है और इसीलिए प्रीएम्बल कहता है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो सबसे बड़े हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि इस भाषा के बोलने वाले या इस धर्म को मानने वाले लोग ही हैं। उसका मतलब है कि सभी लोग। तो फ्रेटर्निटी भी इसी बात को एश्योर कर रही है कि हम सभी लोगों को आपस में भाईचारा बढ़ाना है और हमारे संविधान को भी यही कोशिश करनी है कि कैसे भी लोगों के अंदर वो भाईचारे की भावना बनी रहे और वो भाईचारे की भावना इस तरह से हो कि हम एक दूसरे की डिग्निटी, एक दूसरे के सम्मान की भावना को रखें। तो पहली चीज़ ये होती है, देन है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो हमें यूनिटी बढ़ानी है और इंटीग्रिटी बढ़ानी है। इंटीग्रिटी ये शुरुआत से शब्द नहीं था, इसको हिंदी में अखंडता कहते हैं। इसको भी अगेन जोड़ा गया इंदिरा गांधी के द्वारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, जब देश में इमरजेंसी घोषित थी। तो एकता पहले से थी, अखंडता पहले से शब्द नहीं था। दोनों ही शब्द आपस में बहुत अच्छा चीज़ों को दिखाते हैं। यूनिटी से हमारा मतलब है कि हम सभी को एक होकर रहना है और इंटीग्रिटी का मतलब है कि हर एक चीज़ जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम सभी का डिसीजन है। ऐसा ना हो कि एक वर्ग ने डिसीजन ले लिया और दूसरा वर्ग उससे खपा है, उससे परेशान है और वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये सारी बातें हमारे प्रीएम्बल से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद में जो लास्ट शब्द है वो सिर्फ ये बताते हैं, इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयरबाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्वेस दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। मतलब हम खुद को ही इस संविधान को समर्पित करते हैं। तारीख ध्यान होनी चाहिए हमें 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हमने इसको लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। इसका रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये वो बातें लिखी हुई हैं जिनमें कहा गया है कि किस तरह से चीज़ें जोड़ी गई। 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, या फिर इंग्लिश में हम कहें तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये तीनों शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि ये 3 शब्द क्या हैं और कब जोड़े गए, किस संविधान संशोधन है अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़े गए। इसके बाद 2 बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। एक तो बेरूबारी यूनियन केस है और दूसरा केशवानंद भारती केस है। ये दोनों ही केस प्रीएम्बल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका जिक्र करना पड़ रहा है। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये केस हैं क्या। बेरूबारी केस जो था वो 1960 का केस है, जिसमें हुआ क्या था कि बेरूबारी नाम की एक जगह थी जो बंगाल में पड़ती थी, और जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो एक रेड क्लिफ लाइन जोड़ी गई थी।
सर रेडक्लिफ नाम के एक इंसान थे जिन्होंने हमारे देश का बंटवारा किया था। तो इन्होंने कुछ चीज़ें तो विजिट करके पता की थी कि हमें किस तरह से भारत और पाकिस्तान बनाने हैं, और कुछ चीज़ें इन्होंने अपने रूम में बैठकर लकीरें खींचकर ही बना दी थी। तो इनको सर की उपाधि दी तो गई है, लेकिन ये सर कहलाने लायक लगते नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से भारत पाकिस्तान को बांटा था वो बहुत ही घटिया तरीका था। लेकिन उस समय जो मेन फिलॉसफी काम कर रही थी देश का बंटवारा करने के लिए, वो ये थी कि बाउंड्री के साइड में जितने लोग जो एरिया मुस्लिम बहुल होगा उस एरिया को पाकिस्तान में मिलाया जाएगा, और जो एरिया हिंदू बहुल होगा उस एरिया को हिंदुस्तान में मिलाया जाएगा। तो हुआ क्या कि बेरूबारी एक ऐसी जगह थी जो आती हिंदुस्तान में थी, लेकिन वो मुस्लिम बहुल थी। हालांकि वहाँ के लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बंगाल में थी वो जगह, तो वो पाकिस्तान में कैसे उसका एरिया हो सकता था। तो जिन्हें नहीं पता है, तो बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था जब देश आज़ाद हुआ। हालांकि बाद में वो आज़ाद करवाया गया 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा। तो उससे पहले जो कुछ भी था वो पाकिस्तान ही था। तो पाकिस्तान के उस समय जो लीडर हुआ करते थे, नून नाम था उनका। तो नेहरू और नून के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, ट्रीटी साइन हुई। तो क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान ने बताया कि ये एरिया हमारे अंडर आना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा होगा, और नेहरू इस पर एग्री हो गए क्योंकि वो एग्रीमेंट के हिसाब से सच भी था। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि इसको मैं करूँगा कैसे, क्योंकि अपनी ज़मीन किसी को दे देना ये एक ऐसा कोई प्रावधान था नहीं एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा तो आर्टिकल 3 एक ऐसा आर्टिकल है जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, जिसमें ये कहा गया है कि भारत की जो यूनियन है, भारत का जो सेंटर है, वो किसी भी स्टेट को मर्ज कर सकता है दूसरे स्टेट में, किसी स्टेट के 4 टुकड़े भी कर सकता है, किसी स्टेट के नाम को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसी आधार पर नेहरू को लगा कि मैं इस तरह से इनको ये स्टेट का थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान को दे सकता हूँ। जब उन्होंने इसके लिए, क्योंकि ये जो तरीका था इसके लिए उन्हें कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता, संशोधन नहीं करना पड़ता, और जब संशोधन नहीं होता तो ये बहुत ईजिली हो जाता। तो इसके लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश की, अध्यादेश के बारे में पहले मैं कुछ बता भी चुका हूँ, और जब वक्त आएगा मैं उसको पूरा डिटेल में और पढ़ाऊँगा। फिलहाल ये होता क्या है कि जब भी सेशन नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली ही इस चीज़ को करवाया जा सकता है, क्योंकि सेशन चल रहा होगा तो उस समय सारे सांसद पार्लियामेंट में बैठे होंगे, उस समय वो बिल पास करा के हम उस नियम को बना सकते हैं। लेकिन जब सेशन नहीं चल रहा है तब सरकार कैसे काम करेगी अगर उसे कोई नया नियम बनाना है? तो ऐसे समय में वो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं। तो इस कंडीशन में नेहरू ने ये कोशिश ज़रूर की, लेकिन राष्ट्रपति इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फ़ायदा उठाना ठीक समझा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी टॉपिक पर एडवाइस ले सकता है। तो उसी एडवाइस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में बेरूबारी केस की सुनवाई हुई। तो यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें प्रीएम्बल भी आ रहा था, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और साथ ही साथ हमारी इंटीग्रिटी और यूनिटी का भी ख्याल रखना है। तो उस समय जो रिजल्ट निकल कर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो केस है इसके लिए डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप किसी दूसरे देश को अपना हिस्सा दे सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आपको अपने संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, मतलब अमेंडमेंट करना पड़ेगा। विदाउट अमेंडमेंट आप किसी भी दूसरे देश को अपने देश का हिस्सा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर अमेंडमेंट के द्वारा जो ज़मीन थी वो पाकिस्तान को दी गई थी।
तो ये केस प्रियम्बल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेरूवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, उसमें जो लिखी गई बातें हैं वो पूरी तरह से सम्माननीय हैं और उस चीज़ वो कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाती हैं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रियम्बल नहीं जुड़ेगा। तो ये बात बेरूवारी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जब दूसरा केस आया, केशवानंद भारती केस, जो 1973 में आया, तो इस समय पर ये बहुत बड़ा केस था और अभी तक का अगर हम कहें तो इंडिया का सबसे बड़ा केस था। ये केरला की एक घटना थी जिसके तहत हुआ क्या था, एक्चुअली इसका बैकग्राउंड थोड़ा पुराना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो गोलकनाथ केस से हुई थी। गोलकनाथ केस पंजाब का केस था जो इससे रिलेटेड था कि गोलकनाथ दो भाई थे और उनके पास 400 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन सरकार ने चाहा ये था कि कोई भी इंसान जो प्रॉपर्टी रखता है उससे वो प्रॉपर्टी सरकार छीन सके, उससे ले सके। और ये शायद उस समय ज़रूरी भी था क्योंकि कई लोग इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि ज़मींदार हुआ करते थे और कई लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं था, तो वो ज़मीन उनको दी जा सकती थी। और ऐसे समय में वो सुप्रीम कोर्ट गए गोलकनाथ के केस में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि क्योंकि फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति रखने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट था और फंडामेंटल राइट होने की वजह से क्या है कि हम किसी से संपत्ति नहीं छीन सकते थे। तो ये जो कोशिश की गई उसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि स्टेट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, मतलब जो सरकार है वो कभी भी जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनको कभी भी संशोधित नहीं कर सकती है। तो जैसा मैंने बताया था शुरुआत में पहले लेक्चर में कि जो हॉरिजॉन्टल हमारा शेप है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अभी आप देखिए कि न्यायपालिका और विधायिका में एक चीज़ फंस गई है। तो फिर विधायिका ने क्या किया, लेजिस्लेटिव ने क्या किया, एक अमेंडमेंट लाए जिसको 24th अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, 24वां संविधान संशोधन। देखिए यही तरीका है आपको पढ़ने का कि आप किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ते जाएं और फिर याद रखते जाएं। अगर आप सोचेंगे कि आपको एक साथ अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ूंगा और पूरे याद हो जाएंगे मुझे, तो कभी नहीं होंगे। आपको एक से दूसरी चीज़ को जोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको लंबे समय तक याद हो सकेंगे। तो अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि 24वां संविधान संशोधन, 24th अमेंडमेंट एक्ट, जो किसके बारे में था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन अमेंड एनीथिंग, मतलब भारत सरकार किसी भी चीज़ को संशोधित कर सकती है। तो ये क्यों आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था कि आप फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकते हो, तो उसको रिपल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये चीज़ लाई थी। और इसी के साथ में 25वां संविधान संशोधन, 25th अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, जिसके तहत कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार किसी भी इंसान की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, मतलब ले सकता है और अपने हिसाब से पैसे दे सकता है उसको। मतलब उसके लिए भी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसको इतना पैसा देना ही पड़ेगा, वो डिसीजन भी गवर्नमेंट का खुद का होगा। तो यहाँ तक चीज़ें ठीक थी, लेकिन केशवानंद भारती केस में हुआ क्या कि केशवानंद भारती एक केरला में एक मठ था, उसके जो सबसे बड़े पुजारी थे वो हुआ करते थे, और केरला की जो सरकार थी वो उस समय चाहती थी कि जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, जो धर्म वाले जितने भी काम होते हैं, वो सरकार के हाथ में आ जाए। अब हमारे जो दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ये रिलीजन को फ्रीडम देते हैं, जो अभी हमने प्रस्तावना में भी पढ़ा कि वो अपने तरह से काम कर सकते हैं। जो हमारा लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक हो सकती थी, क्योंकि जितने भी धार्मिक जगहें हैं, अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिर्फ हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, जितनी भी धार्मिक चीज़ें हैं उन पर सरकारी प्रभाव आ सकता था, सरकार अपने हिसाब से उस पर काम कर सकती थी।
तो उस समय जो एक एडवोकेट हुआ करते थे नाना भाई पालकीवाला, तो उन्होंने PIL दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और फिर वो केस चला जो सबसे बड़ा केस था भारत का, क्योंकि इसमें 13 जजेस ने डिसीजन दिया था। तो एक साथ कभी भी 13 जजेस ने सिटिंग नहीं की है। ये एक लौता केस था भारत का, केशवानंद भारती केस, जिसमें इन्होंने डिसीजन लिया। और ये डिसीजन किस वोटिंग के थ्रू हुआ, तो 7/6 की वोटिंग पर, मतलब 7 जजेस फेवर में थे और 6 जजेस अपोज में थे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिसीजन रहा होगा कि जजेस भी अपने आप में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसके तहत जो डिसीजन लिया गया, तो उसमें पहला डिसीजन ये था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, मतलब जो सरकार पहले ही कर चुकी है कि गवर्नमेंट कुछ भी अमेंड, कुछ भी संशोधित कर सकती है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो कुछ भी संशोधित कर सकती है, लेकिन उसी के साथ बड़ी होशियारी से एक चीज़ जोड़ दी, बट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ जोड़ दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पार्ट नहीं कर सकती है, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको नहीं बदल सकती है। बाकी सब कुछ संशोधित कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया। वो आज तक नहीं पता है कि एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर आज हम सोचें कि क्या हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर में, तो इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी एक पार्ट हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर का, कि हमारी ज्यूडिशरी वो स्वतंत्र ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन कोई सरकार चाहे तो कोई बिल लाकर ज्यूडिशरी को अपने हिसाब से चलाने लगे। या पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए हमारे देश में, तो वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। या फेयर इलेक्शन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या हमारे फंडामेंटल राइट, तो इनको कोई ना छू सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा तरीका ईजाद किया कि उन्होंने ये कह दिया कि आप सब कुछ अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते हो। अब उन्होंने खुद ही नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो समय समय पर उसको कुछ भी माना जा सकता है। इस हिसाब से लेजिस्लेटिव अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएगा। मतलब कभी ऐसा प्रधानमंत्री आ जाए जो बिल्कुल ही अपने हिसाब से देश को चलाने की सोचे और किसी की ना सुने, तो उसको रोकने के लिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा उस समय के जजेस के द्वारा। अब इसी के साथ में डिसीजन और लिया गया था, और उन्होंने माना था कि प्रीएम्बल ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रीएम्बल को भी चेंज किया।